अगली सुबह। हुआ क्या है ताहीन, कुछ बताओगी भी? ऐसे रोना बंद करो प्लीज। अनुषे पिछले 15 मिनट से वो नामुमकिन काम करने की कोशिश कर रही थी, अपनी रोती हुई दोस्त को चुप करवाने का काम। फॉर गॉड सेक पलवशा, तुम ही बता दो, हुआ क्या है? मोबाइल स्पीकर पर क्या हुआ था? पलवशा ने जब से उसने अनुषे को कॉल मिलाकर ताहीन की हालत का बताया था, वो पलवशा और अनुषे तो हॉस्पिटल में ही एक साथ होते थे, मगर ताहीन वो उस फील्ड में नहीं थी। वो फैशन डिजाइनर थी और शादी के बाद तो वो उस शहर से भी मूव कर गई थी अपने दोस्त के साथ। इसकी बात बहुत कम होती थी, वो तो जैसे भूल ही गई थी हर बार इसे कॉल करती थी उसकी दोस्त। आज भी पलवशा की कॉल आई थी उसे, अनुषे मैडम, सब नाश्ते के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अनुषे ने दरवाजे पर जैसे ही मुलाजिम को देखा तो कान से मोबाइल हटा दिया। इन्हें कहें मैं सिर्फ चाय ही पीती हूँ, वो रूम में भिजवा दें। अनुषे ही चीट सिन्नी, उसने धोखा दिया मुझे। मेरी ही कुलीग दोस्त के साथ उसका अफेयर चलता रहा और मैं अनजान बनी रही। ये सुनने की देर थी कि सामने उसका वो सारा माजी घूम गया था, एक और महरम रिश्तों का डसा हुआ रिश्ता। और जवाब में उसे ताहीन की सिसकियों की आवाज सुनाई दी थी। अनुषे, ये क्या पागल सुसाइड करने जा रही थी? उसके हाथ में ब्लेड पकड़ा हुआ था। अगर मैं टाइम पर ना पहुंचती तो ये अपनी जान ले लेती। मर जाने दो मुझे, मैंने कितना यकीन किया था इस शख्स पर। पलवशा और ताहीन की आवाजें, इन दोनों की आर्ग्यूमेंट की आवाज जैसे ही बंद हुई तो एक थप्पड़ की आवाज उसे सुनाई दी थी। पलवशा, तुम इसके पास रहो, मैं बाद में बात करती हूँ। अनुषे फोन बंद कर चुकी थी। अब और कौन कौन शिकार होगा इस मोहब्बत में धोखे का? ऐसे धोखे के जीते जी मार देते हैं, और जो एक बार धोखा खा ले उनको कोई हक नहीं है किसी को फिर से मौका देने का। अनुषे ने ये लास्ट मैसेज कर दिया था अपने दोस्तों को, और आंखें बंद करने पर उसे एक शख्स का चेहरा नजर आया था जिसके मैसेज सुबह से आ रहे थे उसे। प्रोफेसर फहाज। प्रोफेसर साहब, क्या बात है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी की पार्किंग पर साथी प्रोफेसर ने फहाज का रास्ता रोक कर पूछा था। दरअसल घर वालों के साथ शॉपिंग पर जाना था, लास्ट लेक्चर पर बहुत वक्त लग गया। चले खैरियत से जाएं, और दोबारा कोई ऐसी बात हुआ करे तो बता दिया करे, मैं आपकी क्लास अटेंड कर लिया करूँगा। थैंक यू सो मच यार। वो उन्हें शुक्रिया कहकर अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उन्होंने अनुषे को मैसेज कर दिया था और सीधा मॉल की जानिब गाड़ी घुमा दी थी जहां उन्होंने टाइम दिया था। शीशे खोलकर अपना कोट पहन लिया था। बाहर से आती ठंडी ठंडी हवा उनके चेहरे को और महका रही थी। बहुत कम वक्त में वो फासला तय कर लिया था उन्होंने, और वहां पहुंचने के बाद कुछ देर इंतजार के बाद अनुषे को कॉल करना शुरू कर दी थी। आज वादा है उसके आने का, आज आज अटकी है जान दस्तक पर। सर, आपके लिए क्या लेकर आऊं? वेटर ने जैसे ही पूछा था, फहाद साहब ने बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया था। अनुषे के नंबर पर मैसेज छोड़ दिए थे। पता नहीं क्या पसंद आए उसे, आप ऐसा करिए ये सब ले आए। वेटर वहां से चला गया था। यहाँ वो इंतजार कर रहे थे। वहाँ अनुषे बेसुध होकर अपने रूम में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। मोबाइल कब से बज रहा है, उठाओगी नहीं? नेहा ने पास पड़े सेल फोन की तरफ इशारा किया था। नहीं, रॉन्ग नंबर है, और अनुषे ने वो नंबर ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर दिया था। मुझे बताओ, मैं सुहेब की बात कराऊं जरा, इससे तंग कर रहा। हा हा हा, रिलैक्स नेहा, नहीं तंग करा, मैंने ब्लॉक कर दिया है, डोंट वरी। अनुषे ने वो मैसेज ओपन किए तो फहाज के मैसेज ने उसे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया था, मगर वो किसी भी तरह से किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, खासकर फरहाद के ससुराल में। वो इस बात पर यकीन रखती थी, लोग क्या कहेंगे। और वहाँ कुछ घंटे बाद ही फहाद साहब इंतजार में थे। टेबल पर हर खाने की चीज अनटच थी सिवाय पानी के इन गिलासेस कट जो वो हर 5 मिनट बाद पी रहे थे। सर, मुझे नहीं लगता मैडम आने वाली हैं। वो मैडम नहीं, मेरा दोस्त था। अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए वो अपना कोट पहनकर उठ खड़े हुए थे और बिल के पैसे वहाँ रख दिए थे। ये खाना झूठा नहीं है, फेंकना मत, किसी फकीर को दे देना। और वो वहाँ से चले गए थे। भीगी हुई एक शाम की दहलीज पे बैठे
ہم دل کے سلگنے کا سبب سوچ رہے ہیں. تم تو حل تھے میری اذیت کا, تم بھی اب مشکلوں میں ڈالو گے. کم سے کم وہ مجھے بتا سکتی تھی, منع کر سکتی تھی, مگر اس طرح سے بلا کر اتنی بے عزتی. فہد آج اتنے غصے میں تھے کہ بی جان کی طرف جانے کے بجائے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ میں چلے گئے تھے. انہیں اس قدر غصہ تھا انوشے پر, اور یہ غصہ 3 دن تک برقرار رہا تھا ان کا. اور کچھ دن بعد جب وہ شادی والے گھر گئے تو وہاں اس چہرے کو دیکھ کر ان کا غصہ جیسے واپس آ گیا تھا. فہد بھائی آپ کو ہی فون کرنے والے تھے. نازنین کی آواز پر انوشے اور باقی سب نے انہیں دیکھا تھا, جو اب وہاب اور انوشے کو ایک ساتھ باتیں کرتے دیکھ تیز سے اوپر چل دیے تھے. آئی ایم سوری, میں اپنی ضروری فائلز لینے آیا ہوں یہاں. انوشے کے پاس سے گزر گئے تھے. ان کے اس لہجے پر سب نے تشویش کا اظہار کیا تھا. اسے کیا ہوا؟ بیجن پریشانی کے عالم میں نازنین سے پوچھتی ہے. وہ کام ہوگا, کوئی نہیں, آپ پریشان مت ہو, میں بات کرتا ہوں. وہاب جیسے ہی اوپر کمرے میں گئے تھے کچھ ہی سیکنڈ میں ڈانٹ سن کر واپس آ گئے تھے. توبہ توبہ, وہ تو ہمارا فہد لگ ہی نہیں رہا, اتنے غصے میں ہے. ابھی کوئی مت جائے, وہاب تو ڈرتے ہوئے بتا رہے تھے, مگر انوشے آنکھیں چراتے ہوئے مہمانوں کی رش میں اوجھل ہو کر اوپر فہد صاحب کے کمرے میں چلی گئی تھی. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے وہاب, میں بس جانے والا ہوں. وہ دراز سے فائل نکال کر مڑے تو انوشے کو دیکھ کر ان کی فائل ہاتھ سے گر گئی تھی. آپ کو عادت پر جانی ہے, مجھے دیکھ کر ہر چیز چھوٹ جاتی ہے آپ کے ہاتھوں سے پروفیسر فہد. وہ تو کیجول بات کرنے آئی تھی, مگر فہد صاحب 2 قدموں کے فاصلے کو طے کیے ان کے سامنے کھڑے تھے. جس طرح انہوں نے انوشے کے کندھوں کو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا تھا, انوشے کے لیے بھی یہ سب نیا تھا جیسے فہد کے لیے. تمہیں ذرا سا ابھی اندازہ ہے کہ کتنا انتظار کیا میں نے تمہارا. وہاں 1000 لوگوں کے درمیان اکیلا بیٹھا تھا, کھانے کی بھری ہوئی ٹیبل کے سامنے. انوشے وہ مکمل پن ہو گئی تھی پیچھے وول کے ساتھ. آپ میری پرسنل اسپیس پر کھڑے ہیں. انہوں نے بھی اتنے ہی غصے سے کہا تھا. سیریسلی, یہاں جو میں نے کہا اس کی پرواہ نہیں, مگر پرسنل اسپیس کی ہے. اب کراس ہوئی ہے یہ اسپیس, ایک قدم کا فاصلہ بھی نہیں چھوڑا تھا انہوں نے. فہد, انوشے مجھے اسی وقت انکار کر دیتی, منع کر دیتی, مگر اس طرح کی شرمندگی پہلی بار برداشت کی ہے میں نے. انوشے چپ ہو کر رہ گئی تھی ان کی آواز میں اتنی مایوسی کو دیکھ کر. فہد, میں کوئی ٹین ایج نہیں تھا کہ جو انکار برداشت نہ کر پاتا تمہارا, مگر میری اس عمر میں وہاں انتظار کرتے جس قرب سے میں گزرا ہوں یہ میں جانتا ہوں. فہد, اس بار فہد نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا. انوشے, انکار کر دینا بہتر ہوتا ہے کسی کو امید دلا کر اس کی امید توڑ دینے سے. انکار پر تکلیف ہوتی ہے, مگر امید ٹوٹ جانے پر جو مایوسی ملتی ہے وہ آپ کو ایک ہی جگہ باؤنڈ کر دیتی ہے, ایک ہی سوال کے ساتھ کہ آخر کیوں. وہ تیز سانسیں لیتے ڈاکٹر کی سانس روک دی تھی جب ان کی انگلیاں لبوں کو ٹچ کی تھی انوشے کی. میرے سارے مسائل جانے جانا, فقط تجھ سے لپٹ جانے تلک ہیں. اور پھر بحال ہوئی تھی جب فہد اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا. ہم لوگ اتنے میچور تو ہو گئے ہیں کہ اپنے فیصلے کرنے کے بعد ان پر قائم رہ سکے. اب آپ جا سکتی ہیں پلیز. اور بنا کچھ کہے انوشے دروازے کی جانب بڑھی تھی جب فہد نے ایک بار پھر سے انہیں آواز دی. یہ ٹیشو پیپر سے چہرہ صاف کر لیجئے, آپ کی لپسٹک ہونٹوں سے نیچے لگ گئی ہے, اور اس میں غلطی کس کی ہے. وہ گرائی تھی اور فہد کے ہاتھوں سے ٹیشو کھینچ کر اسی کمرے کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی. وہ صاف اپنا چہرہ کر رہی تھی اور نظریں فہد پر تھی جو چہرہ جھکائے کھڑے ہوئے تھے کسی معصوم بچے کی طرح جو کچھ دیر پہلے کچھ اور ہی تھا. وہ دونوں ریئیکٹ ایسے کر رہے تھے جیسے نیا نویلا جوڑا ہو. غلطی آپ ہی کی تھی ڈاکٹر صاحبہ, مجھے پسند نہیں لوگوں کا زبان دے کر پیچھے ہو جانا. کوشش کریے گا پھر جب مجھ سے آپ کو ایسا وعدہ نہ کریں, ورنہ میں اس سے زیادہ برا پیش آؤں گا, اور نیکسٹ ٹائم پرسنل اسپیس بھی اگنور کر دوں گا. کوشش کیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ. وہ جب کہہ رہی تھی ان کی نظریں انوشے کے چہرے سے ہوتے ان کے ہونٹوں پر جا رہی تھی. وہ کہہ کر چلے گئے تھے. ان دونوں میں ملاقاتیں جتنی بھی ہوئی ہر بار پروفیسر صاحب کی دھڑکنیں تیز کر جاتی تھی ڈاکٹر انوشے, مگر اس بار انہیں وقت لگ گیا تھا اپنی دھڑکنوں کو بحال کرنے میں. یوں ہاتھ بڑھا میں جی اٹھوں, ایک معجزہ ہے در کا پیا.
फहाज भाई रुक जाते थोड़ी देर। नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है बीजान, नाज़नीन मैं बाद में आऊँगा। वो पास से गुजर गए थे और अनुशे में हिम्मत नहीं थी कि आंख उठाकर देख। उसके अब ऊपर रूम में जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऊपर रूम में जाना ही नहीं चाहिए था। वो एक ही बात दोहरा रही थी, खुद को गलत कह रही थी। हम लोग ज्वेलरी की ही शॉपिंग करने जा रहे थे बीजान, मैं सबिया को साथ लेकर जाना चाहती हूँ। नेहा ने वापस मुतवज्जा कर दिया था सबको। हमें कोई मसला नहीं है बेटा, बस हम चाहते हैं निकाह से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के सामने ना आए। सबिया ने शर्मा कर सर झुका लिया था बीजान की बात पर। बीजान आप फिक्र ना करे, फरहाद साथ नहीं होगा, और वो जो रातों को दीदारे यार करने आता है उसका बीजान क्या करेंगी। सबिया की कजन ने कान में सरगोशी की थी। श्श, किसी ने सुन लिया तो इस चांद के साथ साथ सबिया की चांदनी भी मध्यम कर देंगी बीजान। हा हा हा। सबिया ने इन दोनों को चुप करवा दिया था इस वक्त। सबिया बेटा जल्दी से रेडी हो जा, आज तो तुम्हारी सास ने शॉपिंग करवानी है, बीजान ने हुक्म दिया था। कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग सबिया के साथ शॉपिंग पर चले गए थे। इनफ रामीन, यही मैं कह रही हूँ, इनफ इनफ इज इनफ एहलाम। अब तो मुझे लग रहा है यहाँ आने का फैसला गलत था। मैं उसे जेलिस करने आई थी और यहाँ तो आप ही नई प्लानिंग में है। वो कंधे से पकड़कर एहलाम को अपनी तरफ मुतवज्जा कर चुकी थी, जो मोबाइल से नजरें हटा नहीं पाए थे, जो इस लड़ाई को नज़रअंदाज कर रहे थे कल से। कौन सी प्लानिंग, और किस लिए तुम अनीशे को जेलिस करना चाहती थी? मैं उसे बताना चाहती थी कि वो मेरी जगह नहीं ले सकती। आप सिर्फ मेरे ही एहलाम। मगर आप तो। रामीन की आंखों से आंसू बहने लगे थे, जिस पर एहलाम का लहजा भी नरम हो गया था। रामीन, जब तुम्हें मैंने अपने निकाह में लिया था, मैं एक बात साफ साफ कही थी कि अनुशे मेरी पहली बीवी और मोहब्बत है। वो हमेशा मेरे लिए हर चीज़ हर काम में पहली चॉइस रहेगी। एहलाम ने बाजू पर हाथ रखकर समझाने की कोशिश की थी। तो मुझे ये भी बताना था ना कि तलाक के बाद भी आप उसकी मोहब्बत के दीवाने रहेंगे। तलाक तो उसने मांगी थी ना, अलग तो वो होना चाहती थी ना, तो फिर आप क्यों भाग रहे हैं? आप मेरे साथ खुश नहीं हैं एहलाम, हमारे बेटे के साथ खुश नहीं हैं। हादी तो जान है आपकी। रामीन ने अपने हाथों में भर लिया था एहलाम के चेहरे को। और अभिया में भी मेरी जान बसती है रामीन। मुझे नहीं पता था अनुशे मेरी दूसरी शादी के इतने खिलाफ होगी, तो कभी शादी ना करता तुमसे। अब मैं जानता हूँ कि कैसे उसे वापस लाना है। प्लीज मेरा साथ दो, मेरी जिंदगी है। रामीन, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो रामीन के सामने अपने घुटनों पर बैठ गए थे। यहाँ मैं खुद को कामयाब समझ रही थी। दूसरी औरत होकर भी मैं आपकी जिंदगी में राज करती आई, मगर अब समझ आ रहा है लोग मुझे क्यों कहते थे कि मैं कभी भी आपकी पहली बीवी की जगह नहीं ले सकती, और आपने वो बात सच कर दिखाई। अच्छा नहीं किया एहलाम। मुझे पता होता कि सालों के बाद भी मैं खुद को इसी दोराहे पर पाऊंगी, तो कभी अनुशे के हंसते बसते घर को आग न लगाती। वो बहुत से कदम पीछे हो गई थी। रामीन, मैं अनुशे नहीं हूँ जो आपके धोखे को देखकर तलाक का मुतालबा करूँ। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। एहलाम, देखती हूँ वो कैसे मेरी जिंदगी को बर्बाद करती है। रामीन प्लीज। रामीन ने एहलाम का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। एहलाम, जो चला गया है उसे अब भूल जाए, जो पास है वही सब कुछ है। पर रामीन ने अपने चेहरे को बहुत पास करके सरगोशी की थी। कितना वक्त हुआ है हम दोनों एक नहीं हुए। कभी आप अपने ऑफिस के काम में उलझे रहे तो कभी मैं घर के कामों में, मगर अब नहीं। मिस्टर एहलाम, अगर अपना घर बचाने के लिए मुझे अपने ही हस्बैंड को सिड्यूस करना पड़ा तो मैं हर रोज करूंगी। वो एहलाम की शर्ट के बटन ओपन कर चुकी थी पूरी तरह से। प्लीज रामीन। अब उनके गुस्से से भरी हुई आवाज भी आस्था हो गई थी अपनी बीवी के इस सडक्टिव मूव पर। प्लीज वोट एहलाम, यही वजह थी जो आप माइल हुए थे। अब ये मत कहते ना कि मेरी इस वजूद में कोई अट्रैक्शन नहीं रही। अपनी शर्ट की जिप ओपन किए वो पीछे मुड़ गई थी। ये वो लास्ट मूव था अपने हस्बैंड को अपनी तरफ माइल करने का। प्लीज डोंट डू दिस रामीन, कम ऑन एहलाम, आप भी यही चाहते हैं जो मैं। अपनी बियर वेस्ट पर एहलाम का हाथ रखकर रामीन ने बाकी फासला भी खत्म कर दिया था। ये मेरी जिंदगी है, मेरा खुशहाल शादीशुदा जिंदगी। अनुशे, मैं तुम्हें एक मौका नहीं दूंगी उसे बर्बाद करने का। एहलाम के सीने पर सर रखे वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। डॉक्टर साहिबा आ गई हैं, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, बहू जल्दी होश में आ जाएगी।
पर हुआ क्या था रुहेल बेटा, बहू बाथरूम में कैसे गिर गई? बीजान ने रुहेल के कंधे पर हाथ रखकर पूछा था, जो नजरें चुराकर पीछे हो गया था। क्या हुआ था रुहेल? मेरे भाई सब परेशान हो रहे हैं। हर बात बताने वाली नहीं होती बीजान। रुहेल वहां से चला गया था बालकोनी में। मैं देखता हूँ उसे बीजान, आप फिक्र मत करे। वकास बाहर चला गया था। बीजान ने वापस करतबा की तरफ देखा था और फिर डॉक्टर भी बैंडेज करके बाहर आ गई थी। जख्म इतना गहरा नहीं था। ये कुछ मेडिसिन उन्हें वो दे दी है, आप चेकअप के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा एक बार जरूर। वो जैसे ही गई थी, बीजान और बाकी घर वाले अंदर रूम में वापस आ गए थे। करतबा बेटा, क्या हुआ था अचानक? कैसे पाँव फिसल गया मेरी बच्ची? तुम लापरवाही से क्यों काम करती हो? बीजान ने डांट खाने के बाद करतबा की आंखों में शदीद गुस्सा उभर आया। बीजान रुहेल से पूछे, हुआ क्या था? रुहेल को बुला कर लाओ अभी। नदीम साहब ने भी अपने गुस्से का इजहार किया था। करतबा के सर पर बंधी पट्टी को देखकर सभी परेशान हो गए थे इस वक्त। बीजान, आपने बुलाया? रुहेल सर नीचे किए खड़ा था दरवाजे पर। वो अंदर आने से भी डर रहा था। अब बताओगे रुहेल, मसला क्या है? क्यों बहू कुछ बता नहीं रही? क्या तुमने हाथ उठाया, कुछ किया? तुम्हें पता है शादी वाला घर है और ये तमाशे हो रहे हैं। तुम्हारी छोटी बहन की शादी है और तुम अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। नाज़नीन अपने बेटे पर बरस पड़ी थी सबके सामने, जो और शर्मिंदा हो गया था। बस नाज़नीन चुप हो जाओ। रुहेल बेटा, तुम बताओ क्या हुआ था? वो बीजान, दरअसल करतबा मुझसे नाराज थी। तो वो कब नाराज नहीं रहती? सीरियसली वकास, अब तुम मुझे ही गलत कहोगे? करतबा ने वकास को पूछा था। वकास, बीजान रुहेल से पूछ रही है। नदीम साहब रुहेल की तरफ बढ़े थे। वो बीजान में गुलाब का फूल लेकर आया था और करतबा बाथरूम से नहाकर बाहर आई थी और रुहेल की बातें तजस्सुस बढ़ा रही थी मुसलसल के। कुछ मेहमान भी कमरे में आ गए थे। तो मैंने कहीं एक मूवी में देखा था, हीरो ऐसे ही नाराज बीवी के सामने आहिस्ता कदमों से बढ़ता है और हीरोइन ऐसे ही पीछे हो जाती है। आहिस्ते आहिस्ते रुहेल की बात सुनकर नदीम साहब ने सर पर हाथ रख लिया था, मगर घर की औरतों के चेहरे पर हल्की हल्की हंसी आना शुरू हो गई थी। फिर करतबा 2 कदम ही पीछे हुई थी और तुम पहाड़ की तरह मेरे सामने खड़े थे। करतबा ने मुंह बनाकर कहा था। फिर मुझे लगा कि करतबा जैसे ही पीछे वॉल के साथ पिन होगी, मैं उसे ये गुलाब का फूल दूंगा, पर कुछ रोमांटिक सा कहूँगा। ये शेर भी लिखा था मैंने, मैं, तुम और 8-10 बच्चे, छोटा सा घराना, खुशहाल जमाना। मगर जैसे ही आगे बढ़कर वेस्ट पर हाथ रखने लगा था, तो वो ऐसे पीछे हुई, बाथरूम का दरवाजा खुलकर धड़ाम करके करतबा बाथटब में। रुहेल का चेहरा इस वक्त देखने वाला था। वो इस कदर मासूम बनकर खड़ा था। हा हा हा, या अल्लाह। बीजान हंसते हुए खांसी करने लगी थी और फिर बाहर आ गई थी। इसीलिए नहीं बता रहा था, आप सब हंसते हो। रुहेल भी बाहर आ गया था। हा हा हा, करतबा मेरी बच्ची, आई एम सो सॉरी। नाज़नीन बेगम हंसते हुए करतबा को अपने गले से लगा चुकी थी। रुहेल, यार तो फिर से कुछ ट्राई मत करना। हा हा हा। वकास और कजन्स इन दोनों को टीज करना शुरू कर दिया था इस वक्त। आपको चोट लगी है मैम? मैं फोन करता हूँ नेहा मैडम को। आप पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाएं, घर में किसी को परेशान मत कीजिएगा। अनुषे ने इस बाजू पर टिश्यू रख लिए थे जहां से खून निकल रहा था। शॉपिंग सेंटर पर हुए हमले से वो घबराई नहीं थी, मगर हैरान थी कि अचानक से ही गाड़ी को कोई क्यों हिट करके जाएगा। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है कि कोई गाड़ी किसी को ऐसे हिट करके गया हो? नहीं मैडम, ये पहली बार हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मुझे बताने दे सहीब साहब को, घर चलकर बता देंगे। अभी आप हॉस्पिटल ले जाने से पहले इस एड्रेस पर गाड़ी रोक दीजिएगा। ड्राइवर शॉक्ड हुआ था। जिस एड्रेस का अनुषे ने कहा था वो हॉस्पिटल से दूर था, पर आपके बाजू और पाँव से खून निकल रहा है मैडम, वो रास्ते अपोजिट हैं। ड्राइवर ने गाड़ी रोककर फिर से पूछा था, आप पहले इस एड्रेस पर ले जाएं। आंखें बंद करके टेक लगा ली थी उसने। वो नेहा और सबिया को छोड़कर बहाना लगाकर दूसरी जगह शॉपिंग करने गई थी। वो शॉपिंग बैग जिसमें सब जेंट्स सूट और शूज थे, मैचिंग टाई के साथ साथ एक वॉच। कितने साल के बाद उसने आज शॉपिंग की थी किसी के लिए, और वो कोई अपना नहीं था।
کوئی انجان ہے جس کے چہرے کی مایوسی نے انوشے کو اس کا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میم، ہم آ گئے ہیں۔ آپ اس بلڈنگ کے اس اپارٹمنٹ میں یہ سب بیگ دے آئیں اور کوئی بھی پوچھے تو کہیے گا کہ فہد صاحب نے بھجوائے ہیں، ان کے کمرے میں رکھوا دیں اور یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ ڈرائیور ہاں میں سر ہلائے وہ تمام شاپنگ اندر لے گیا۔ پروفیسر فہد میں وعدہ نبھانے میں چوک گئی مگر وعدہ خلافی نہیں کروں گی۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر فہد، آج مجھے ہاسپٹل لے آئے۔ اٹس اوکے مس اینی، آپ کے پاؤں کو اب آرام ہے؟ وہ ہاسپٹل سے جیسے ہی باہر آنے لگی تھی اسی وقت انوشے ڈرائیور کے پیچھے پیچھے داخل ہوئی تھی۔ انوشے کی نظر پہلے پڑی تھی فہد پر، اس ینگ لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھے پروفیسر فہد جیسے اسے باہر لا رہے تھے۔ انوشے نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا اور پھر وہ اندر چلی گئی تھی۔ انوشے، یہ کیا ہوا ہے؟ فہد وہاں بینچ پر بٹھا کر اس لڑکی کو واپس اندر گئے انوشے کے پیچھے۔ انوشے، کیا ہوا؟ لیو مائی ہینڈ فہد، میں ٹھیک ہوں۔ ہاتھ چھڑوا کر وہ اندر داخل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ابھی تو اور محبت کا لطف آئے گا کہ اب جان چھڑانے پہ آ گیا وہ۔ ٹھیک ہوں، یہ پاؤں سے بازو سے خون کیوں نکل رہا ہے ڈاکٹر؟ انوشے کے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے وہ ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ انوشے کی ہر بات کو اگنور کیے۔ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، باہر وہ لڑکی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ انوشے نے اپنے غصے کو چھپا کر جواب دیا تھا۔ وہ لڑکی اسٹوڈنٹ ہے میری، گر گئی تھی کلاس میں۔ آپ کے یہاں اسٹوڈنٹ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہاسپٹل لایا جاتا ہے، آپ کیا اکیلے رہ گئے تھے؟ بات معیوب بھی ہے اور بہت خوب بھی، میرا محبوب کسی اور کا محبوب بھی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ انوشے کی بات اتنی ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ فہد صاحب خود کو روک نہیں پائے تھے اپنے آپ کو جواب دینے سے پہلے۔ ڈاکٹر انوشے، آپ جیلس ہو رہی ہیں میری اسٹوڈنٹ سے؟ ڈونٹ وری، مجھے امیچیور ٹین ایجر میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میں اپنی جیسے میچیور لوگوں میں انٹرسٹڈ ہوں۔ انوشے کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ خون کتنا بہہ گیا ہے؟ اگر یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ آپ کی ڈرائیونگ ہوئی تو لائسنس کینسل کروا دوں گا آپ کا۔ وہ انوشے کو اندر لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر جب تک انہیں دیکھ رہے تھے وہ تب تک اس ڈرائیور سے انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ میں بس گاڑی کے پاس ہی آ رہا تھا جب سامنے سے آتی گاڑی نے پوری خالی روڈ کو چھوڑ کر ہماری گاڑی کو ہٹ کیا۔ اندر بس انوشے میڈم ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم اس معاملے کو رپورٹ کروائیں اور اس جگہ کی لوکیشن مجھے سینڈ کر دینا، یہ میرا نمبر ہے۔ انوشے سامنے کھڑی ہوگی۔ پروفیسر فہد، چلے ہم؟ دانتوں میں زبان دبائے وہ لڑکی جسے فہد کو دیکھ رہی۔ چلے۔ انوشے نے فہد کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، وہ تو ڈرائیور سے مخاطب تھے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ زخم کیسا تھا؟ اسٹیچز لگی کیا؟ کچھ تو بتاؤ۔ پر انوشے وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ فہد کا یوں پریشان ہونا اسے اچھا بھی لگ رہا تھا مگر اسے غصہ بھی تھا۔ وہاں ان صاحب کی شاپنگ کی وجہ سے میں یہاں ہاسپٹل آ پہنچی اور یہ جہاں تیمارداری کرنے میں مصروف تھے۔ وہ غصے سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگی تھی جب فہد نے پھر سے ہاتھ پکڑا تھا ان کا۔ آپ مس اینی کو ڈراپ کر دیں گے ان کے گھر؟ میں انوشے کو ڈراپ کر دیتا ہوں بٹ سر۔ فہد اپنی گاڑی کی طرف لے گیا تھا۔ پروفیسر فہد، یہ سب کیا ہے؟ عجیب نخرے ہیں آپ عورتوں کے، ناراض مجھے ہونا چاہیے آپ سے۔ گاڑی کا دروازہ کھولا تو انوشے اندر بیٹھنے کے بجائے وہیں کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کا سارا کانچ ٹوٹا ہوا ہے، بیک سیٹ پر کیسے بیٹھو گی؟ زخم لگے ہوئے ہیں پلیز۔ اتنی بھی کیا ایمرجنسی کی شاپنگ کے کہ آپ کو ہوش نہیں تھا گاڑی کہاں کھڑی ہے، کون سی گاڑی کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنی مگن تھی۔ پورے راستے یہی سننے کو مل رہا تھا انوشے کو مگر وہ چپ تھی۔ فہد ڈرائیو کرتے ہوئے بھی بار بار زخمی بازو کو دیکھ رہے تھے اور پھر ایک لیکچر شروع کر دیتے تھے۔ اتنی زیادہ چوٹ نہیں آئی جتنا آپ کو لگ رہا ہے پروفیسر فہد، اور آپ ڈرائیو بہت سلو چلا رہی ہیں۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر جلدی ختم نہ ہو، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا تھا جو انوشے کو بھی سنائی دیا جس پر اس نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ سلو ڈرائیو سے آپ کے زخموں پر درد نہیں ہوگا؟ وہ بات ٹال گئے تھے اور یہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ پورا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ انوشے کے دوپٹے کا ایک حصہ اسٹیئرنگ پر جیسے ہی آ گرا تھا فہد کی انگلیوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ کچھ سیکنڈ انوشے کی جانب دیکھ کے رہ گئے تھے جو ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔
आप अंतर तक छोड़ देता हूँ मैं, प्लीज मेरी वेस्ट पर हाथ मत रखिएगा। यहाँ हजारों लोग हैं जो 1000 मुंह रखते हैं और इन 1000 जुबानों ने 1000 बातें करके दामन को दागदार कर देना है जो मैं नहीं चाहती। वो सरगोशी में भी इतनी इंटीमेट बात कर गई थी कि फहाद साहब ने हाथ पीछे लिया था जो वो सच में रखने वाले थे। मैं भी अपनी और आपकी हुदूद जानता हूँ अनुशे। मैं अपना हाथ कंधे पर रखने वाला था और उन्होंने एक हाथ में उनका हाथ पकड़ लिया था और दूसरा हाथ कंधे पर रख दिया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दे वो जो कहना चाहते हैं। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई थी सबसे पहले एहलाम की नजरें गई थी इन दोनों पर। अंदर आ जाएं। वो डिस्बैलेंस हुई थी और फहाज की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया था उसने। फिर कभी डॉक्टर अनुशे अभी नहीं। जब मुझे लगता है मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, मेरी कोशिश होती है कि इस वजह से थोड़ा दूर हो जाऊं ताकि धड़कनें काबू में ला सकूं। अनुशे की आंखों में आंखें डाले वो बहुत आहिस्ता से बोले थे और चंद कदम पीछे हो गए थे। टेक केयर। इन दोनों की निगाहें इस वक्त हटी थी एक दूसरे से जब शीशे का गिलास टूटने की आवाज आई थी। एहलाम के हाथ से गिलास गिर गया था। प्रोफेसर फहाज, वो स्टूडेंट डेंजरस टेरिटरी है, सो एहतियात कीजिएगा। अनुशे ने एक लास्ट वार्निंग दी थी। हा हा हा, अब यकीन हो रहा है कि जेलिस हो रही हैं। अनुशे मुड़ गई थी इनकी बात सुनकर, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये आपकी गलतफहमी है प्रोफेसर फहाज। तो अचानक जो किसी दिन मुड़ के देखे मुझे, मैं तुझे उम्र का ठहरा हुआ लम्हा कहूँ। चलें, कुछ तो है डॉक्टर अनुशे। अपने कोट का बटन बंद करके वो बाहर की तरफ चल दिए थे, मगर जाने से पहले एहलाम को उन्होंने देखा जरूर था। हम नक्श हुए इस धड़कन पर जिसे इल्म न था हम भी हैं। एक काम दिया था तुम नालायकों को, वो भी ना कर सके। सर, वो गाड़ी बुरी तरह डैमेज हुई थी, पता नहीं वो डॉक्टर कैसे बच निकली वहां से। अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे आदमी वहां मौजूद हैं। मजहर सुबहानी दूसरा मौका किसी को नहीं देता। उन्होंने अपने गार्ड की तरफ इशारा किया था जिसने फायर किए थे उन 2 लोगों की तरफ। उन्हें उठाकर वेयर हाउस में फेंक दो और अब तुम जाओगे इटली। जब तक इस डॉक्टर को अजियतनाक मौत न दे आऊं तब तक मुझे यहाँ नजर न आना। जी साहब, जैसे आपका हुक्म। मौत से पहले उसकी चीखें आपको जरूर सुनाऊंगा मैं। वो इस कमरे से चला गया था और इस शख्स ने उस फोटो फ्रेम को हाथ लगाकर देखा था। फिरदौस, इस डॉक्टर ने बहुत गलत किया मेरे साथ, हमारे साथ। हम दोनों को आखिरी लम्हे भी एक ना होने दिया। मैं उसे वो दर्दनाक जिंदगी दूंगा कि वो याद रखेगी। तुम देख लेना, बहुत जल्दी मौत के घाट उतार दूंगा उसे। तुम्हारी मैयत यहाँ इस घर से जानी चाहिए थी फिरदौस। उस डॉक्टर ने अच्छा नहीं किया। जितनी घमंड और गुरूर से उसने ये सब किया, मैं उसका गुरूर तोड़ कर रख दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी थी शॉपिंग करने की मोहतरमा? उन्होंने कोट को उतार कर बेड पर जैसे ही फेंका था, इस वक्त इनकी नजर शॉपिंग बैग पर पड़ी थी। इमरान, इमरान, फहाज ने मुलाजिम को रूम से आवाज दी थी। जी साहब, ये सब क्या है? कौन लेकर आया यहाँ? सर, मैं लेकर आया, आप ही ने भिजवाए थे ड्राइवर के हाथों। व्हाट द हेल, मैंने तुम्हें फोन करके कहा था कोई आया और तुमने दरवाजा खोल दिया, ये मेरे कमरे तक ले आए। उठाओ इन सबको और बाहर फेंकाओ। फहाज साहब ने वो सब नीचे फेंक दिया था बेड से उठाकर, और उसी वक्त उनकी नजर उस कार्ड पर पड़ी थी जो बेडशीट पर रखा हुआ था। उन्होंने वो जैसे ही उठाया था, पड़ते ही उनके फेस पर $1,000,000 स्माइल छा गई थी। प्रोफेसर साहब, मैंने कभी वादा खिलाफी नहीं की है। हाँ, मगर अब डिनर उधार ले गया है आपकी तरफ। अनुशे उसका कार्ड को पकड़े वो बेड पर लेट गए थे। कुछ मिनट आंखें बंद करने के बाद उनको याद आया था अपना ऑर्डर जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपने मुलाजिम को दिया था। ओह शिट, इमरान, इमरान, वो सब कहाँ है? वो शॉपिंग बैग? वो तो मैंने फेंक दिए। आपने कहा था हमेशा तो हर काम लेट करते, इसे बहुत जल्दी कर दिया बेवकूफ। फहाज बाहर डस्टबिन को नीचे गिरा चुके थे मगर वो खाली थी। उन्होंने वापस इमरान को देखा था। इतने बड़े शॉपिंग बैग इस छोटे डस्टबिन में तो आने से रहे सर। मैंने यहाँ से बाहर फेंक दिया था बैक साइड, और जब वो विंडो की तरफ झुके तो कितनी मंजिला नीचे वो सब शॉपिंग बैग गिरे पड़े थे। अपने मुलाजिम को एक नजर गुस्से से देखा उन्होंने और नीचे भाग गए थे बिना लिफ्ट लिए। उसकी यादें कांच के टुकड़े, मेरा दिल नंगे पाँव।
प्रोफेसर साहब को क्या हुआ, पहले कहते हैं फेंक दो और अब बच्चों की तरह उठाने चले गए। मुलाजिम ये कहते ही किचन में चला गया था।